नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृतांत। तो बताइए किन्नर देश में किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। किन्नर देश में एक यात्रा वृतांत है और इसकी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन के अन्य यात्रा वृतांत है चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा आदि उनके अन्य यात्रा वृतांत है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है। आपके पास ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, मतीराम या चिंतामणि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है। केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? आपके पास ऑप्शन है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या मलुकदास। तो बताइए नीमा किस कवि की माता का नाम था? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। नीमा कबीरदास की माता का नाम था और इनके पिता का नाम क्या था? नीरू था। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का कमाल और पुत्री का कमाली था। हमारा अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। आपके पास ऑप्शन है 6, 3, 8 या 4। तो बताइए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और साथ में आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से हैं। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? भाषा नहीं, यहाँ बोली होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। किसके अंतर्गत आती है ये? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। आपके पास ऑप्शन है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो बताइए तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। आपके पास ऑप्शन है कतार, पंक्ति, श्रेणी या श्रृंखला। तो बताइए इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। विदेशी भाषा का शब्द कतार है जिसका अर्थ पंक्ति, श्रेणी, पान, श्रृंखला, क्रम, सिलसिला, समूह, झुंड है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। आपके पास ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है जिसका संधि विच्छेद होगा निर्धन जय। हमारा अगला प्रश्न है, शांतिप्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा क्या है। आपके पास ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या रेखा चित्र। तो बताइए शांतिप्रिय द्विवेदी जी की जो रचना है परिव्राजक की प्रजा, इसकी विधा क्या है, किस विधा की रचना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। शांतिप्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा एक आत्मकथा है जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शन है अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी या कृपण। तो बताइए जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द मितव्ययी है। वही जो कठिनाई से खर्च करे उसे हम कृपण या कंजूस और अनुचित व्यय करने वाला अपव्ययी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लकोक्ति है। आपके पास ऑप्शन है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन नंबर 2 है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन नंबर 3 है ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर 4 है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो बताइए आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लकोक्ति कौन सी होगी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लकोक्ति होगी ऊंची दुकान फीका पकवान। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है। आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा। यह कथन किसका है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह बच्चन जी का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। आपके पास ऑप्शन है शंकुक, लोलट, अभिनवगुप्त या भट्टनायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। इनका मत कौन सा है, अनुमितिवाद है। वहीं भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। आपके पास ऑप्शन है ख, क, ढ या ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। अघोष महाप्राण ध्वनि ख है। हमारा अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास। तो बताइए वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था। आपके पास ऑप्शन है 1843, 1900,
1902 या 1903? तो बताइए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था और इसके संस्थापक कौन थे? उनका नाम भी बताना है आपको। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर भी कर देना। बताइए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है, उनका आंसर सही है। अब आपको बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे। बिल्कुल सही, बाबू चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा या राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है, उनका आंसर सही है। निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। गोवध निवारण के लिए लिखा गया इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी में हुआ है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। आपके पास ऑप्शन है ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है, उनका आंसर सही है। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन है, जो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से भाग्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या नियति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, भाग्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है, उनका आंसर सही है। भाग्य का पर्यायवाची शब्द नियत नहीं है। नियत का अर्थ क्या होता है? इरादा या इच्छा। अगर हम भाग्य के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो प्रारब्ध, भवितव्य, नियति, किस्मत, तकदीर, नसीब, भावी आदि जो शब्द है वो भाग्य के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? आपके पास यहाँ पे रचनाएं दी गई है और उनकी विधा दी गई है। जो सही नहीं है उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है ऋण जल धन जल, रिपोर्ताज, क्या भूलूं क्या याद करो, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। तो बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? किस रचना की विधा जो है वो सही नहीं दी गई है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है, उनका आंसर सही है। जूठन जो है, जूठन की विधा क्या है? संस्मरण नहीं है। किस विधा की रचना है ये? बताइए। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, जो वर्ष 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या भिखारी दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है, उनका आंसर सही है। संस्कृत में भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया है, जबकि हिंदी में देव ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश,
भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। अमृत राय ने हंस पत्रिका में वर्ष 1846 ईस्वी में प्रकाशित किया था। यह एक असंगत नाटक है जिसमें ना कोई कथा है और ना ही मंच विधान। इसमें भय और मृत्यु का प्रतिशोध करने का सशक्त ढंग की अभिव्यक्ति हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। लड़के ने कहा, यह एक वचन, इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ये आपके पास कथन दिया गया है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देना। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। बताइए यह कथन किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल काव्य खंड के नई धारा तृतीय उत्थान में सुमित्रानंदन पंत पर टिप्पणी की है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।